बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम पढ़ रहे थे हाँ, कोई तकरीबन 7वीं 8वीं लाइन है। But this he almost whispered, anything grown in the new ground like this has a better flavor. ये क्लियर हो गया था जी। Wait until my tomatoes are ripe. Wait, इंतजार करो until my tomatoes are ripe, जब तक कि मेरे टमाटर पक नहीं जाते। उस वक्त तक इंतजार करो जब तक कि मेरे टमाटर पक नहीं जाते। अब यहाँ पे until का इस्तेमाल किया। until का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? टाइम के लिए। और unless का इस्तेमाल करते हैं हम कंडीशन के लिए। सपोज मैं कहता हूं कि जैसे आपको कुदूस साहब ने बताया था कि आप नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम फाइनलाइज करेंगे, जो लोग एडमिशन लेंगे उनकी क्लास होगी। तो हमने शर्त लगा दी कि वही लोग क्लास लेंगे जिनका एडमिशन होगा। तो क्या होगा? ओनली दो स्टूडेंट्स विल अटेंड द क्लास। क्या होगा? या विल अटेंड द क्लास अनलेस दे टेक द एडमिशन। तो यहाँ पे मैंने शर्त रख दी कि क्या है शर्त उसकी? क्या होगी कि वो एडमिशन लेना शर्त है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? अनलेस इस्तेमाल करेंगे। और अगर वहां पे टाइम हो कि मैं क्या होगा, तब तक आपका इंतजार करूंगा जब तक आप फारिग नहीं हो जाते, तो ये टाइम है। तो वहां पे हम अनटिल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं अनटिल और अनलेस। दो बातें याद रखनी, एक तो ये फर्क मैंने बता दिया अनटिल और अनलेस का क्या फर्क होगा, और दूसरा जो दूसरी जो चीज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं और इन सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करते। ये नहीं होगा until my tomatoes are not ripe, ये नहीं होगा until my tomatoes are ripe। ये हमें कंफ्यूजन इस वजह से होती है whenever we are using we are converting or we are translating from Urdu sentence, this problem is very often। जैसे हम उर्दू में पढ़े जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते आप नहीं समझोगे, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ये टाइम है तो क्या होगा? until you। अब उर्दू में देखें तो तुम बड़े नहीं हो जाते, तो उसमें चूंकि नेगेटिव एक्सप्रेशन आ रहा है, यू डोंट ग्रो एट जो नंबर यू डोंट ग्रो। अब ये डोंट ग्रो नहीं होगा, until you grow। तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में वहां पे हम नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसा कि उर्दू में हमें वो इंटरफेयर करता है या हमें जनरलाइज करता है। You will never taste sweeter tomatoes in your life। तो पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना। तुम इन योर लाइफ अपनी जिंदगी में, तुम अपनी जिंदगी में इससे मीठे टमाटर कभी नहीं चखोगे। तुम फिर लास्ट पे चले जाए, इन योर लाइफ अपनी जिंदगी में स्वीटर टमाटोज, इससे मीठे टमाटर नहीं चखोगे। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की स्वीटर, क्यों जी? बता सकता है जी कोई क्यों? क्योंकि इसका कंपैरिजन हमने पहले दूसरे टमाटरों से उसका कंपैरिजन है, तो इसलिए इसके साथ जो है ना वो, यानी जिंदगी में जो दूसरे टमाटर देखने हैं उसके साथ कंपैरिजन है, तो इसलिए वो उसने स्वीटर टमाटोस कहा। दो चीजों का कंपैरिजन में हमने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल कर। they'll soon be ripe, they'll soon be ripe too, I said। क्या होगा? As I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch। अब चूंकि as वाली क्लॉज का हम तर्जुमा पहले करते हैं, और क्योंकि हमने रिपोर्टिंग क्लॉज का तर्जुमा पहले करना था आई साइड का, और उसके साथ एक एज वाली क्लॉज है, तो एज वाली क्लॉज का तर्जुमा हम पहले करेंगे। क्या होगा? मैंने, जो ही मैंने या जब मैंने। अब क्या होगा? अब लास्ट पे चले जाए, ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, उस कतई राजी के निशेबी तरफ। क्योंकि पहाड़ है ना, पहाड़ पे जो है ना वो कुछ ऊपर है चोटी पे, कुछ नीचे, कुछ उससे नीचे, इस तरह से पैचेस बने होते हैं। वहां पे कोई प्लेन एरिया तो होता नहीं है। तो क्या होगा? अब जरा दोबारा से देखिएगा किस तरह से होगा। तुम जो ही मैंने, जो ही मैंने, अब लास्ट पे चले जाए, उस कतई राजी के निशेबी तरफ, at the dozen or more rows of tomatoes, टमाटरों की एक दर्जन या जायद कतारों की तरफ देखा। जो ही मैंने उस कतई राजी के निशेबी तरफ टमाटरों की एक दर्जन या जायद कतारों की तरफ देखा, तो मैंने कहा वो जल्द पक भी जाएंगे, वो जल्द पक भी जाएंगे। यहाँ पे बी के लिए कौन सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया?
टू का एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, जो क्या होगा यहाँ पे एम्फसाइज दे रहा है, रिपीटिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमने कहा रेपिटेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और एम्फोसिस देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इनको हम इंटेंसिफायर कहते हैं। ऐसे तमाम वर्ड जो किसी चीज की इंटेंसिटी बताते हैं उसको इंटेंसिफायर कहते हैं। जैसे सो है, क्या होगा उसके बाद, ये टू है, मच है वगैरह, जो किसी की इंटेंसिटी बताते हैं। जी, है ये बेसिकली एडवर्ब हो सकते हैं या एडजेक्टिव हो सकते हैं। जी दे अच्छा ये हो गया। देन अबव द टोमेटोज वर हाफ डजन रोज ऑफ यम्स। और फिर अब वर से पहले पहले सब्जेक्ट है, और फिर टमाटरों के ऊपर वर हाफ डजन रोज ऑफ यम्स, कचालुओं की निस्फ दर्जन कितारें थी। और फिर टमाटरों के बालाई तरफ, अबव से मुराद बालाई तरफ, जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें क्या होगा, वहां पे पैचेस में होता है और एक वाला पैच वो दूसरे से ऊपर होगा या नीचे होगा। और फिर टमाटरों के ऊपर आधी निस्फ दर्जन या कचालुओं की निस्फ दर्जन कितारें थी। जी, उसके बाद अबव द यम्स, और फिर कचालुओं के ऊपर वर परहैप्स शायद 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोस, 3 दर्जन आलूओं की कितारें थी। अब यहाँ पे देखें डजन के साथ हम ऐसे नहीं लगा रहे, ये जब भी हमने ये जितने भी क्वांटिटी के लिए हम नाउन इस्तेमाल करते हैं, अगर ये कंपाउंडिंग नाउन में आ जाए, कंपाउंड नाउन पढ़ा होगा आपने, कोई बता सकता है जी कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? Come on, anybody? याद रखिएगा, कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन्स को कहते हैं जिनमें दो नाउन्स या एडजेक्टिव और नाउन्स या इस तरह से कोई भी उसमें साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकती है, एडवर्ब हो सकता है। वो जब हम नाउन उसमें हेड कर रहा हो, दो नाउन्स को हम आपस में मिला दें, तो ऐसे नाउन्स को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं और एज यूनिट एक्ट करता है। जैसे क्लासरूम है, व्हाइट बोर्ड है, जैसे पासेस बाय है, तो ये सारे के सारे कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन में याद रखिएगा कि जब भी हमने कंपाउंडिंग इस्तेमाल करनी होती है, तो कंपाउंडिंग में आखिरी नाउन को हम सिंगल या प्लूरल बनाते हैं, उससे पहले वाले नाउन को प्लूरल नहीं बनाते। जरा देखिएगा, 3 डजन रोज, तो इसमें कितने वर्ड हैं इस कंपाउंडिंग में? कमान, मेरी आवाज आ रही सभी? 3 वर्ड हैं। दोबारा बता दें। यहाँ पे 3 वर्ड्स। अब कितने वर्ड हैं इसमें, इस कंपाउंडिंग में? जो कंपाउंड ऐसे नाउन, कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन्स को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा नाउन्स या नाउन के साथ कोई और एंटिटी जमा हो और वो एज ए सिंगल यूनिट एक्ट करे, उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। यहाँ पे कौन सा जो ना वो नाउन है जो एक से ज्यादा वर्ड पे मुश्तमिल है और एज ए सिंगल यूनिट एक्ट कर रहा है? जी, डजन। 3 डजन रोज हो, ये पूरा का पूरा जो है ना वो क्या है, ये कंपाउंड नाउन है। अब इसमें मेन नाउन कौन सा है? 3 है, डजन है या रोज है? रोज। तो अब जब भी सिंगल या प्लूरल बनाना होगा, वो आखिरी नाउन को बना सकते हैं, इससे पहले वाले को नहीं बना सकते। इसलिए कंपाउंड नाउन का असूल ये होता है कि उस कंपाउंडिंग में जो आखिरी नाउन होगा उसको अगर सिंगल भैया बनाना हो, अगर बनाया जा सकता हो, तो उसी को बना सकते हैं, उससे पिछले वाले को नहीं। जैसे मैं एक आपके सामने रखता हूं एक सेंटेंस कि आपने लिखना हो कि 10 मीटर कपड़ा, तो क्या उसकी इंग्लिश होगी? 10 मीटर क्लॉथ। 10 मीटर क्लॉथ होगा। और अगर 10 मीटर लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? 10 मीटर। 10 मीटर्स हो जाएगा। जब आपने सिंपल जो ना वो लिखना है, जब आपने आखिरी नाउन अब क्या है, मीटर्स है, लेकिन अगर क्लॉथ लगा देंगे या जो ना वो या स्ट्रिंग लगा देंगे तो क्या होगा, फिर वो आखिरी नाउन स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आखिरी नाउन को सिंगल या प्लूरल बनाते हैं, उससे पहले वालों को प्लूरल नहीं बनाते। अंडरस्टैंड? ये कंपाउंडिंग का समझ आ गया बच्चों? यस। ओके। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच। आई लाफ्ड, मैंने हंस कर कहा, आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, मुझे, अब लास्ट पे चले जाए इस क्लॉज के, इन दिस पैच, इस जमीन के टुकड़े में एक भी घास फूस नजर नहीं आती है, जड़ी बूटी नजर नहीं आती। वीड का मतलब खुदरो घास को कहते हैं या जड़ी बूटी को भी कह सकते हैं। मैंने हंस कर कहा,
मुझे इस जमीन के टुकड़े पर या इस कतई राजी पर घास फूस का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आता, या घास फूस कह लें, या उसके मतलब कि जड़ी बूटी का एक भी टुकड़ा, एक भी जड़ी बूटी नजर नहीं आती। वोंट दे ग्रो हियर, क्या वो यहाँ पे उगते नहीं है? क्या वो यहाँ उगते नहीं है? वोंट जो है ना, ये विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है, विल नॉट, ये शैल नॉट के साथ इस्तेमाल करते हैं। आई वोंट लेट हिम, मैं उन्हें उगने ही नहीं देता। ही सेड, उन्होंने कहा मैं उन्हें उगने ही नहीं देता। लेट हिम। नाउ दिस इज व्हाट, और ये है आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, जो कि मैं चाहता रहा हूं कि तुम देखो। अब ये है सब कुछ है जो मैं चाहता रहा हूं कि तुम देखो। अब बच्चों यहाँ पे इसका तर्जमा मैंने किया चाहता रहा हूं कि तुम देखो। क्यों तर्जमा किया जी इसका मैंने चाहता रहा हूं? तो बताएगा जी। क्योंकि आया हुआ है ing है इसलिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को क्या करता रहा के साथ इस्तेमाल करते हैं? ऑलवेज। नो सर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। लेकिन क्या उसको हमेशा हम करता रहा के साथ इस्तेमाल करेंगे? ये सवाल है मेरा। नो। कब करेंगे? चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। आई हैव बिन टीचिंग फॉर लास्ट 50 years, इसका तर्जुमा करेंगे। मैं 15 साल मैं गुज़श्ता 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं गुज़श्ता 15 साल से पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाता रहा हूँ? पढ़ाता रहा हूँ। पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और अगर मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आई हैव बिन टीचिंग, तो ये इसका तर्जुमा क्या कर रहा है? पढ़ाता रहा हूं। अब ये फर्क मैं बताने लगा हूं कि इसका फर्क क्या है। कि जब हमारे पास टाइम गिवन होता है, मैंने 15 साल पहले सेंटेंस में इस्तेमाल किया, दूसरे में इस्तेमाल नहीं किया। जब 15 साल आ गया तो ये अंडरस्टूड है कि मैं पहले भी पढ़ा रहा था और अब भी पढ़ा रहा हूं, राइट। और जब मैंने टाइम नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने फिर सेंटेंस से डिस्टिंक्ट करना है। 15 साल का तुझे टाइम नहीं दिया, मैंने टाइम नहीं दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने डिस्टिंक्ट करना है कि वो कैसे होगा। फिर वहां पे मैंने उसका तर्जमा कैसे करेंगे? करता रहा हूं, इसका मतलब पहले भी करता था और अब भी कर रहा हूं। समझ आ गया? दोनों फर्क समझ आ गया। जब हमारे पास जो है वो टाइम आ जाए तो फिर हम उसका तर्जमा करते हैं सिंपल कर रहा हूं, और जब हमारे पास टाइम ना आए तो वहां पे फिर उसका तर्जमा परफेक्ट कंटिन्यूअस का तर्जमा करते हैं करता रहा हूं। जी अब जरा देखिएगा, दोबारा सेंटेंस पे आइएगा। मैं, ये है जो मैं चाहता रहा हूं कि तुम देखो। क्लियर हो गया बच्चों? चाहता रहा हूं कि तुम देखो। फिर दूसरी बात यहां पे देखना है कि ये जो करता, ये वांटिंग है, क्या ये कंटिन्यूअस सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है? जी जी नहीं, ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब वो होते हैं जिनको हम कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे क्या हम कह सकते हैं कि आई एम लाइकिंग यू? नो नो क्या हम क्या कहते हैं? आई लाइक यू। इसी तरह से क्या हम कह सकते हैं ही इज हेटिंग यू? नो नो सर। नो, ही हेट्स यू होगा। तो ये वो वर्ब्स हैं जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कहते हैं। ये पूरी एक लिस्ट है। ये जब ये ओरिजिनल मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ हम कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल नहीं करते, वो चाहे परफेक्ट हो या कोई भी कंटिन्यूअस। इसकी हम लिस्ट में आपको बाद में दिखाता हूँ। आगे चलिएगा। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन। ये सबसे ज्यादा साफ टुकड़ा है जो मैंने कभी देखा हो। आई ब्रैग मैंने फखरी अंदाज से कहा या मुबालगा रही करते हुए कहा। ब्रैग का मतलब एग्जैजरेट करना, एम्पलीफाई करना, बढ़ा चढ़ा के पेश करना। मैंने मुबालगा राई की, ये सबसे ज्यादा साफ टुकड़ा है जो मैंने कहीं देखा। बट आई स्टिल डोंट सी, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आती। व्हाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ द माउंटेन टू क्लियर दिस पैच। लेकिन आप, क्या होगा? पहले सब्जेक्ट, फिर लास्ट पे चले जाए, टू क्लियर दिस पैच, जमीन के इस टुकड़े को साफ करने के लिए इस पहाड़ी चोटी पर क्यों चढ़े? पहले सब्जेक्ट वो, लेकिन आप फिर लास्ट पे चले जाएं, टू क्लियर दिस पैच, इस जमीन के टुकड़े को साफ करने के लिए टॉप ऑफ द माउंटेन, इस पहाड़ी चोटी पे क्यों चढ़े? लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आती कि आप जमीन के इस टुकड़े को साफ करने के लिए इस पहाड़ी चोटी पे कभी क्यों चढ़े।
and you did all this against your doctor's orders. यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो हैरानगी के साथ कह रहा है, यहाँ पे उसके साथ बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आपने ये सब डॉक्टर की हिदायत के खिलाफ किया। ऑर्डर से मुराद यहाँ पे हुक्म नहीं है, बल्कि क्या होगा, प्रेस्क्रिप्शन कह सकते हैं, एडवाइस कह सकते हैं, सजेशंस कह सकते हैं, रिकमेंडेशन कह सकते हैं। तो आपने ये सब मौलिज की हदायत के खिलाफ किए। हैरानगी के साथ कह रहा है, विच वन ही आस्क्ड लाउडली। उन्होंने हंसते हुए पूछा, कौन सी? जैसे हम किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, केडी, सिमिलर। उन्होंने हंसते हुए कहा, कौन सी? Then he said, on the big oak stump. ओक जो है ना, ये ट्री है, इसको उर्दू में कहते हैं शाहे बलूत का दरख्त होता है। स्टंप कहते हैं कटे हुए तने को। जैसे मैंने पहले आपके इंट्रोडक्टरी पिक्चर में दिखाया था, वहां पे कटा हुआ, जब दरख्त को काट लिया जाए तो वो उसकी बन जाती है, कुर्सी सी बन जाती है, यानी कि सीट बन जाती है बैठने के लिए, तो उसको स्टंप कहते हैं, कटे हुए तने। फिर वो एक बड़े शाहे बलूत के कटे हुए तने पे बैठ गए। And I sat on a small black gown near him. और मैं, अब लास्ट पे चले जाए, near him, उनके पास ही स्याह गोंद वाले, गम कहते गोंद, स्याह गोंद वाले कटे हुए तने पर बैठ गया। और मैं उनके करीब ही स्याह गोंद वाले कटे हुए तने पर बैठ गया। This was the only place on the mountain. पहाड़ पे ये वाहद जगह थी, पहाड़ पर ये वाहद जगह थी, where the sun could shine to the ground, जहां पे सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती थी। Where the sun could shine to the ground, जहां पे सूरज की रोशनी to the ground, जमीन तक पहुंचती थी, जहां पर सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती थी। And on the lower side of the clearing, और साफ किए हुए कताए राजी के नशेबी तरफ, और साफ किए हुए, अब शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिया, और साफ किए हुए कताए राजी के नशेबी तरफ, there was a rim of shadow, साए का एक दायरा था। रिम से मुराद क्या होगा, कोई भी सर्कुलर चीज को होती है उसको कहते हैं हम रिम, का मतलब शैडो, साए का। ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ट प्लांट्स, स्याह मजबूत पौधों की कितारों के ऊपर, लोडेड विद ग्रीन टमाटोस, सबस टमाटरों से लदे हुए। आप जरा मुझे बताइएगा जी, लोडेड विद ग्रीन टमाटोस किसके मीनिंग में इजाफा कर? प्लांट्स के। प्लांट्स के मीनिंग तर्जमा करते हुए कैसे करें, जरा इतना तर्जमा करें। स्टालवर्ट का मतलब मजबूत हो गया, अब जरा इतने का तर्जमा करें, डार्क स्टालवर्ट प्लांट्स लोडेड विद ग्रीन टमाटोस, सबस टमाटरों से लदे हुए मजबूत पौधों की कितारों के ऊपर, देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो, साए का एक दायरा। क्लियर हो गया? यस। और दोबारा से कर रहा हूं, और साफ किए हुए कताए राजी के नशेबी तरफ, साफ किए हुए कताए राजी से नशेबी तरफ। अब चूंकि देर आ गया, देर का तर्जमा हम नहीं करते जब एज अ इंडिकेटिव प्रोनाउन, तो फिर हम लास्ट पे चले जाएंगे। तो क्या होगा, सबस टमाटरों से लदे हुए स्याह मजबूत पौधों की कितारें के ऊपर साए का एक दायरा। क्लियर हो गया? दायरा था। यस। ओके। व्हाट इज द रीजन फॉर योर प्लांटिंग अप पैच अप हियर? आई आस्क, मैंने पूछा, व्हाट इज द रीजन आपकी प्लांटिंग दिस पैच, बुलंदी पे इस मुकाम पर काश्तकारी करने की क्या वजह है? आपकी क्या होगा, क्या होगा, अब दिस पैच अप हियर, यहाँ पे बुलंदी पर काश्तकारी करने की क्या वजह है? आपकी बुलंदी पर यहाँ काश्तकारी करने की क्या वजह है? क्लियर हो गया बच्चों? अब जरा देखिएगा, योर प्लांटिंग, योर, माय, देयर, हिज, आर, ये सारे के सारे पोजेसिव प्रोनाउंस या पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और याद रखिएगा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव जो ना प्रोनाउन के साथ हम जो पोजेशन का मीनिंग देते हैं, इसके साथ अगर या तो नाउन लगेगा और या फिर जो है ना इसके साथ हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एज अ जेरेंड इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा, क्या होगा, अब इस हिज एजुकेशन होगा या हिज एजुकेट होगा? हिज एजुकेशन, क्योंकि इसके बाद हमने क्या यूज करना, नाउन लगाना है। वैसे ही आपने पढ़ा होगा, आपने डिटर्मिनर पढ़ा होगा, शायद आपकी बुक्स में हो डिटर्मिनर। ग्रामेरियन ने एक 9th कैटेगरी ऑफ वर्ड जो है उसको अलग से कैटेगराइज किया है, जिसको डिटर्मिनर कहते हैं। डिटर्मिनर वो होते हैं कि जो नाउन स्पेसिफिक, जो ना वो एडजेक्टिव होते हैं बेसिकली, या प्रोनाउन हो सकते हैं जो स्पेसिफिक करते हैं किसी नाउन को या जनरलाइज करते हैं। जैसे माय, योर, देयर, हिज,
ए एंड द वगैरह, ये सारे के सारे जो है ये क्या करते हैं, स्पेसिफाई जनरलाइज करते हैं, इनको डिटर्मिनर कहते हैं। तो डिटर्मिनर के साथ हमेशा नाउन इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। आपकी, मैंने पूछा आपकी इस बुलंदी के, यहाँ पे इस बुलंदी के मकाम पर काश्तकारी करने की क्या वजह है? आई लाइक योर अब्यूज्ड या अब्यूज या अब्यूजिंग, डिसलाइक योर अब्यूज, अब्यूज्ड या अब्यूजिंग, क्या कहें? अब्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि डिसलाइक योर है ना, योर के बाद क्या लगाना हमने, वो जरन इस्तेमाल करेंगे। चलें जी। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में 20 मरतबा। ही सेड, उन्होंने कहा, पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा, उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में 20 मरतबा डॉक्टर हैज टोल्ड मी टू गो होम एंड बी विद माय फैमिली एज लॉन्ग एज आई कुड। एक मुआलिज ने मुझे घर जाने, एक मुआलिज ने सब्जेक्ट आ गया, फिर इन्फिनिटिव है टू गो होम, घर जाने, दूसरा इन्फिनिटिव है बी विद माय फैमिली, और अपने खानदान के साथ एज लॉन्ग एज आई कुड, जितना अरसा मैं रह सकूं रहने का बताया। उन्होंने कहा या उन्होंने फरमाया कि मेरी जिंदगी में 20 मरतबा एक मुआलिज ने मुझे घर जाने और अपने खानदान के साथ जितना अरसा रह सकूं रहने का बताया। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे बताया कि मैं काम ना करूं, नॉट टू डू एनीथिंग बट टू लिव एंड एंजॉय द फ्यू डेज लेफ्ट विद मी। क्या होगा? नॉट टू डू एनीथिंग, मां सवाए, बट टू लिव, मां सवाए जिंदा रहने, एंड एंजॉय द फ्यू डेज, और वो चंद दिन आई हैड लेफ्ट विद मी जो मेरे पास बच गए हैं उनसे लुत्फ उठाने के सिवा कुछ भी नहीं। क्या होगा? मां सवाए जिंदा रहने और जो मेरे पास चंद दिन बच गए हैं उनसे लुत्फ उठाने के सिवा कुछ ना करें। मां सवाए जिंदा रहने और जो मेरे पास चंद दिन बच गए हैं। अब ये कौन से डेज हैं? द फ्यू डेज। क्यों द फ्यू डेज है? आई हैड लेफ्ट विद मी, जो मेरे पास बच गए। फर्ज करो हम किस तरह से तर्जुमा करते हैं, जरा आपको मैंने उस दिन ही बताया था, कल भी, अ फ्यू ऑफ द फ्यू और फ्यू में क्या फर्क होता है। मैं कहता हूँ कि मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, आपने बताना है कौन सा लगाएंगे। I am empty pocketed. I have few या the few rupees. few होगा, few का मतलब कुछ है, और जब empty pocketed है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? few होगा, ना होने के बराबर होगा। और अगर मैं कहता हूँ I have few friends, I have the few friends, I have few friends, few friends होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि मैंने, अगर मैं कहता I have few friends I like isolation, तो फिर ये सही था, क्योंकि यहाँ पे मैंने आइसोलेशन से क्लियर कर दिया कि मेरे दोस्त ना होने के बराबर। बात समझ आ गई? और अगर मैं कहता हूँ कि वो चंद क्वेश्चन जो आपने मुझे जवाब दिए वो सही है, तो फिर क्या कहेंगे? आ फ्यू या द फ्यू? The few questions you answered are always right. क्लियर हो गया? ये तीनों में फर्क किया। तो दोबारा से मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में 20 मरतबा एक मौलवी ने मुझे घर जाने और अपने खानदान के साथ जितना अरसा रह सकूं रहने का बताया। मुझे बताया कि काम ना करूं, मां सवाए जिंदा रहने और जो मेरे 5 दिन बच गए हैं उनसे लुत्फ उठाने के सिवा कुछ भी नहीं। If the doctor had been right, he said, winking at me. विंकिंग का मतलब आंख का इशारा करना, जिसको हम कहते हैं आंख मारना, लेकिन ये आंख मारना जरा ऑकवर्ड वर्ड है, एटिकेट्स के खिलाफ है, तो इसलिए क्या होगा? आप उसमें क्या करना है कि आप उसमें आंख का इशारा करते हुए कहते हैं, जरा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। तो उन्होंने मेरी तरफ आंख का इशारा करते हुए कहा, इफ द डॉक्टर हैव बीन राइट, अगर मौलिद सच्चे हैं, ये सच कहते रहे। उन्होंने मेरी तरफ आंख का इशारा करते हुए कहा, अगर मौलजीन सच कहते रहे हैं, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम, मैंने मौत को कई मरतबा धोखा दिया। अगर मौलजीन सच कहते रहे हैं तो मैंने मौत को कई मरतबा धोखा दिया। चीटेड का मतलब होता है डिसीव करना, धोखा देना। नाउ आई हैव रीच्ड द इयर्स, अब मैं उन सालों को पहुंच गया हूं। द गुड बुक अलाउज टू मैन, जो कि मुकद्दस किताब इंसान को इजाजत देती है, इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, अपनी जिंदगी में इस जमीन पर। मैं उन सालों को पहुंच गया हूं, एक क्लास है। आई हैव रीच्ड द इयर्स, मैं उन सालों को पहुंच गया हूं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं उस उम्र को पहुंच गया हूं जो कि मुकद्दस किताब, अब लास्ट पे चले जाए, upon this earth, जमीन, इस जमीन पर, in his lifetime, इंसान को अपनी जिंदगी में रहने की इजाजत है।
मुकद्दस किताब से मुराद बाइबल है, जितने भी सेक्रेड बुक्स हैं। बाइबल के मुताबिक जो है ना इंसान की एवरेज एज 70 ईयर्स है। 70 ईयर्स जो ना वो उनकी औसत उम्र है। उनके मुताबिक जो है ना वो क्रिश्चियन जो है ना वो बिलीफ के मुताबिक 70 ईयर्स जो है ना एज है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैथोलिक जो है वो पाए जाते हैं। क्रिश्चियन जो है वो उनका जो सबसे बड़ा सेक्ट जो है ना वो कैथोलिक है, और दूसरे नंबर पे प्रोटेस्टेंट है। तो कैथोलिक के यहाँ ये नजरिया है कि उसकी उम्र, इंसान की औसत उम्र जो है वो 70 ईयर्स होगी। और ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना आपको पता 33 ईयर्स की एज में जो है ना वो आसमानों पर उठा लिए गए थे। तो ये गुड बुक से मुराद यहाँ पे बाइबल है। तो यहाँ पे ये सवाल भी आ सकता है कि एवरेज एज कितनी है क्रिश्चियनिटी के मुताबिक, तो कितनी होगी? 70 ईयर्स। 3 स्कोर्स ईयर्स एंड 10, 3 स्कोर कहते हैं 20 साल को, यानी 3 20 बार 60 हो गया और 10 70 हो गया, यानी उसको लिखने का एक तरीकेकार है। अब मैं उस उम्र को पहुंच गया हूं जो मुकद्दस किताब इस जमीन पर इंसान को रहने की इजाजत देती है, यानी 70 साल। He got up from the stump, वो कटे हुए तने से उठ गए। एंड वाइप द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, और पसीने के कतरे पहुंचे। रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, पसीने के कतरे पहुंचे। फ्रॉम द रेड रिंकल फेस, अपने सुर्ख जुनियों वाले चेहरे से, अपने सुर्ख जुनियों वाले चेहरे से। विद बिग ब्लू बैंडाना, एक बड़े नीले रुमाल के साथ। बैंडाना कहते हैं हैंडकरचीफ को, और रिंकल्ड का मतलब होता है लाइन। जब बंदा बुजुर्ग हो जाए तो उसके चेहरे पे जो है ना वो क्या होता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, उसको हम रिंकल्ड कहते हैं। और रिंकल्स आप किसी भी जगह पे आप शिकन, जिसको उर्दू में कहते हैं, शिकन पड़ जाने को भी रिंकल्ड कहते हैं। तो पहले जरा एक क्लॉज का तर्जुमा करें। वो कटे हुए तने से उठ खड़े हुए, और क्या होगा? आप वाइप का तर्जुमा चूंकि वर्ब है तो लास्ट पे करेंगे, लास्ट पे चले जाना। विद बिग ब्लू बैंडन, एक बड़े रेशमी रुमाल के साथ, एक बड़े रेशमी रुमाल के साथ। फ्रॉम हिज रेड रिंकल फेस, अब अपने सुर्ख जुरियों वाले चेहरे से, अपने सुर्ख जुरियों वाले चेहरे से पसीने के कतरे पूंछे। वो कटे हुए तने से उठ खड़े हुए, और उन्होंने अपने बड़े नीले रुमाल के साथ अपने सुर्ख जुरियों वाले चेहरे से पसीने के कतरे पूंछे। क्लियर हो गया बच्चों? एंड समथिंग एल्स जैस, और जैसे भी कुछ और भी बाकी। ही सेड, अब चूंकि रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा पहले करना है। मोशनिंग फॉर मी, मुझे इशारा करते हुए। मोशन का मतलब इंडिकेटिंग या सिग्नलिंग। फॉर मी टू फॉलो हिम, मुझे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए। टू द अपर रिम, अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, वो साफ किए हुए कता राजी के बालाई किनारे की तरफ। तो अब पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा, उन्होंने, अब इस क्लॉज के लास्ट से शुरू करेंगे हम, जैसे हमने पहले कहा। क्या होगा? टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, साफ किए हुए कता राजी के बालाई किनारे की तरफ। टू फॉलो हिम, अपने पीछे आने का। क्या होगा? मोशनिंग फॉर मी, मुझे इशारा करते हुए कहा, और जैसे भी कुछ और भी बाकी। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस बिकॉज इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग। उन्होंने पहले रिपोर्टिंग क्लॉज का तर्जुमा करना, फिर क्या होगा? उन्होंने साफ किए हुए कता राजी के अपर एज बालाई किनारे की तरफ। टू फॉलो हिम, अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा, और जैसे भी कुछ और भी बात। You won't understand until you reach 3 scores years. You won't understand. तुम उस वक्त तक नहीं समझोगे, until आ गया तो उस वक्त तक टाइम है, तुम उस वक्त तक नहीं समझोगे unless you reach 3 scores years and 10, जब तक कि तुम 70 साल की उम्र को नहीं पहुंच जाते। तुम उस वक्त तक नहीं समझोगे जब तक कि तुम 70 साल की उम्र को नहीं पहुंच जाते। कंडीशनल क्लॉज ये उसी तरह से है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, until और unless वाली। इसमें भी वैसा ही स्ट्रक्चर होगा जैसे इफ की क्लॉज में इस्तेमाल करते हैं, यानी मेन में वांट है, फ्यूचर है, और अंटिल वाली क्लॉज में क्या है? प्रेजेंट है। जैसे मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप आ नहीं जाते, तो क्या इंग्लिश होगी? शाबाश। I would wait until you I came. shall wait for you until you reach. ठीक है? तो until वाली क्लॉज में या कम बैक या until you arrive या क्या होगा? कम बैक। तो यहाँ पे मेन में मैंने फ्यूचर इस्तेमाल किया, और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या यूज किया? वहां पे प्रेजेंट इस्तेमाल किया। तो ये सेम स्ट्रक्चर होगा जिस तरह से आप उसमें इस्तेमाल करते हैं इफ क्लॉज की फर्स्ट कंडीशन। आफ्टर दीज इयर्स, इन सालों के बाद,
योर टाइम इज बारोड, तुम्हारा वक्त क्या होगा, उधार पे होता है यानी आरसी होता है। बारोड से मुराद क्या होगा, गैर यकीनी होता है। बारो है जैसे आप उधार लेने को कहते हैं, इसका मतलब है गैर यकीनी होता है, यानी कि उधार लेने वाला जैसे जब मर्जी आ जाए उधार लेने, जैसे हमने कॉमन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि इंसान का जो ना जिंदगी क्या है, उधार है, जब देने वाला जब मर्जी ले जाए, तो ये उसी तरह से है। तो और इन सालों के बाद तुम्हारा वक्त गैर यकीनी होता है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब तुम इस तरह का वक्त गुजारते हो, लिव ऑन का मतलब होता है पास करना, गुजारना। लिव अकेला रहना होता है, लिव ऑन का मतलब पास करना, गुजारा करना, डिपेंडेंट करना। जैसे मैं अगर कहता हूं कि जो काऊ है ये घास पे डिपेंड करती है, तो इसका सेंटेंस कैसे बनाऊंगा, द काऊ लिव्स ऑन ग्रास। इसका मतलब जो किसी का डिपेंडेंट होता है उसको हम लिव ऑन कहते हैं। ये लिव ऑन सिर्फ रहना नहीं, गुजारा करना। जब आप इस तरह का वक्त गुजारते हैं, समथिंग गोज बैक, तुम्हें कुछ याद आता है, तुम्हें कुछ याद आता है। समथिंग आई कांट एक्सप्लेन, कुछ ऐसा जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता, कोई ऐसी चीज जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस, हम यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया, वो कौन सी प्लेसेस, यू न्यू एंड लव, ये स्पेसिफिक होगी। तो जब कोई नाउन स्पेसिफिक हो जाए तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तुम उन जगहों की तरफ वापस जाते हो, यू न्यू एंड लव, जो आप जानते और पसंद करते। तुम उन जगहों की तरफ वापस लौटते हो जिसे तुम जानते और पसंद करते थे। अब यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर बुजुर्ग जो है, आपके दादा दादी नाना नानी, अक्सर वो गांव में रहने को पसंद करते हैं। व्हाई, रीजन इज दैट कि दे आर वेरी नॉस्टैल्जिक, वो अपने माजी से जुड़े होते हैं, वो जो ना वो चेंज नहीं चाहते। तो इस उम्र में आके लोग अक्सर नॉस्टैल्जिक होते हैं, पुराने वक्तों को याद करते हैं, पुरानी जगहों में रहना पसंद करते हैं, पुराने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो दे आर मच मोर हैप्पी जो ना वो देयर इन विलेजेस रादर। आप समझते हैं हमने एसी लगा के दिया, बट दे आर इवन हैप्पी विद देयर क्या होगा, दिस हॉट वेदर। हॉट वेदर में भी वो हैप्पी होते। क्या होगा, सी दिस स्टीप हिल स्लोप, इस अमूदी पहाड़ी ढलवान की तरफ देखे, इस अमूदी पहाड़ी ढलवान की तरफ देखो। ही पॉइंटेड आउट फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द कलरिंग टू द डीप वैली बिलो। अब चूंकि उन्होंने, पॉइंटेड का मतलब इशारा करना है, अपर रिम ऑफ द कलरिंग साफ किए कतर राजी के बालाई किनारे से, टूवर्ड्स द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी निशेबी वादी की तरफ। तो उन्होंने फिर लास्ट जो आखिरी फ्रेज है, साफ किए कतर राजी के बलाई किनारे से निशेबी वादी की तरफ इशारा किया। उन्होंने साफ किए कतर राजी के बालाई किनारे के से या बलाई दायरे से निशेबी वादी की तरफ इशारा किया। ठीक हो गया जी। अब जरा स्ट्रक्चर्स देख लें, जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमने अभी बात की। अभी मैंने आपको पहले बताया नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की लिस्ट है जिनके साथ हम नॉन कंटिन्यूअस वर्ब इस्तेमाल करते हैं। आई एम वांटिंग अ कॉफी नहीं होगा, आई वांट अ कॉफी होगा। आई एम नॉट बिलीविंग, ये जनाब बिलीविंग नहीं होगा, आई डोंट बिलीव होगा। बिलोंगिंग टू यू नहीं होगा, बिलोंग टू यू होगा। इट वाज सीमिंग रॉन्ग नहीं होगा, सीम्ड रॉन्ग होगा। आई एम नॉट हियरिंग एनीथिंग नहीं होगा, आई एम नॉट लिसनिंग या आई डोंट हियर होगा। और आई एम नॉट सीइंग या सीइंग जो है उसकी बजाय लुकिंग एट हो सकता है, ये डोंट सी होगा। एक बात याद रखनी है इन तमाम केसेस में कि ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब उनकी ओरिजिनल मीनिंग में है। सम टाइम ये मीनिंग जो है वो चेंज भी हो जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक बैग है या मेरे पास एक गाड़ी है, तो क्या कहूंगा, आई हैव अ कार होगा या आई एम हैविंग अ कार होगा? I have a car. आई हैव अ I कार have a होगा, आई car. एम हैविंग अ I कार have a नहीं car. लिखेंगे। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, अगर हैविंग यहाँ पे रखने के मीनिंग में आ रहा है, लेकिन अगर इसका मीनिंग चेंज हो जाता तो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कह रहेंगे कि हमने सैटरडे वाले दिन पोएम का टेस्ट रख रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आई एम हैविंग अ टेस्ट ऑन सैटरडे। तो यहां से मुराद ये रखना मेरे पास होना नहीं है, बल्कि क्या है, टेस्ट को अरेंज करना है या कंडक्ट करवाना है। तो तब जो ना हम हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, यानी इन मीनिंग के अलावा, ओरिजिनल मीनिंग के अलावा अगर इस्तेमाल करें तो फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बात याद रखनी, इन तमाम केसेस में अगर जेरेंट का इस्तेमाल करेंगे तब ये हो सकता है। जैसे बिलीव, सीइंग जो है ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहेंगे सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही यकीन है, तो वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं करें बल्कि जेरेंट के तौर पे इस्तेमाल करें। तो ये हम इसकी मजीद एक्सरसाइज जो है ना वो आपको टाइम टू टाइम जो है ना वो देंगे इसमें। आगे देखिएगा जी, वुड का जो इस्तेमाल करते हैं हम,
ये कॉमन आप देखेंगे वुड का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। वुड का हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट में कोई काम करना था तभी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई थॉट इट वुड रेन, ये पास्ट में चूंकि थॉट था तो वहां पे वुड इस्तेमाल किया। इसी तरह से हम जो है ना फ्यूचर इन पास्ट में आपने काम करना था, पास्ट में आपने काम करना था तो तब हम इस्तेमाल जो ना वो फ्यूचर इन पास्ट होगा। जैसे अगर मैं डॉक्टर होता तो ये काम करता तो ये फ्यूचर इन पास्ट है, तो क्या होगा यहाँ पे फ्यूचर इन पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में कोई काम करना था कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं हम इसको। आई वुडंट ईट दैट इफ आई वर यू, अगर आपकी जगह होता तो मैं ये ना खाता, तो ये कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। कोई डिजायर हो आपकी या इंक्लिनेशन हो, आपको रुझान हो तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं इसको। लाइक आई वुड लव टू लिव हियर, मैं यहाँ रहना पसंद करूंगा, ये मेरी डिजायर है, मेरा रुझान है, मेरी टेम्पटेशन है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे वुड यू प्लीज स्टैंड अप, वुड यू गो विद मी। इसके अलावा हम ओपिनियन देना हो वहां पे भी हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू कम, मुझे उम्मीद है कि वो आ जाएगा। तो विश के लिए इस्तेमाल करते हैं आई विश यू वुड स्टे, काश के आप, मेरी ख्वाहिश है काश के आप यहाँ रुक जाते, तो वहां पे हम विश के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो एक्सप्रेशन है जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं इसको। एक्सपेक्टेड एज क्या है जी? कम ऑन, पहला क्वेश्चन है जी आज का। The expected age of men is अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज 70 देखनी years है, according to मैन this writer. लगाएंगे, आ मैन लगाएंगे या दा मैन लगाएंगे? Of The man. man. मैन होगा सिर्फ, याद रखना जब ह्यूमैनिटी को पूरी को रिप्रेजेंट करना हो तो मैन के साथ कोई चीज नहीं लगाते, कोई आर्टिकल नहीं लगाते। मैन एंड क्या होगा, मैन को रिप्रेजेंट करा सभी को। और इसी तरह